Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Let's quickly go through important news. Here is a news related to that Supreme Court. It was a two-judge bench. Okay, both were women. Earlier allowed a termination of 26-week pregnancy, but now one of the judge reversed her stance. So the news is not important, but what we need to do is we need to know about this Amendment Act. Okay, there was some amendment in the टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो ये 2-3 दिन न्यूज में रहेगा, तो हम इस एक्ट को थॉरोली भी देख लेंगे बाद में। बट अभी के लिए सिर्फ हम कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्यों न्यूज में। ऑल वुमेन इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ मैरिटल स्टेटस। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन से ये अनमैरिड वुमेन को भी राइट दिया था कि ये डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। ऑलराइट, so regardless of marital status can end pregnancy up to 24 weeks. In September 22, Supreme Court extended the right to safe and legal abortion up to 24 weeks of pregnancy to unmarried and single women as well. Alright, remember this. बाकी हम इस अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरीके से कवर करेंगे। नेक्स्ट इज इजराइल हमास वॉर चल रही है। इट एंटर्ड ऑलमोस्ट इट्स डे 6। तो इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अजय टू रिपैट्रिएट सिटीजन फ्रॉम इजराइल। और इसी से रिलेटेड कुछ और भी ऑपरेशन पहले लॉन्च किए गए थे, जैसे वन वॉज द ऑपरेशन गंगा, ऑलराइट, जो हमने यूक्रेन के साथ किया था। उसी तरीके से हमने सूडान से निकालने के लिए किया था ऑपरेशन कावेरी। ओके, जब ये ऑपरेशन किया था तब यूपी में इलेक्शन थे, जब ये ऑपरेशन किया था तब कर्नाटक में इलेक्शन थे, तो नाम भी वहीं से इन्फ्लुएंस थे। नाउ नेक्स्ट इज कि इजराइल ने एक यूनिटी गवर्नमेंट सेटअप की है। दैट मीन्स सभी पार्टीज ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई है ताकि वॉर के टाइम पर कोई वाद विवाद ना हो। इजराइल में अब तक डेथ हो चुकी है 1200 लोगों की, जबकि 2700 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। यहाँ पे कनाडा के साथ हमारे रिलेशन थोड़े डाउन टर्न चल रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि सुधर सकें। और यहाँ पर लास्ट डेवलपमेंट क्या था कि इंडिया के अराउंड 20 डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में, जो हमारी एम्बेसी है। तो इंडिया ने कनाडा को भी कहा था कि आप जो आपकी दिल्ली में एम्बेसी है उसमें 60 डिप्लोमेट्स है, तो इसमें से 40 को वापस बुलाइए, ठीक है, ताकि पैरिटी रहे 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेडिकल टर्मिनेशन का जो केस है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 26 वीक तक कहीं ना कहीं आपका जो फोइटस है उसमें हार्ट बीट्स डेवलप हो जाती हैं। ओके, सो इवन डॉक्टर्स आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट ऑपरेशन। तो वो भी उन्होंने कोर्ट को कहा कि आप प्रॉपर एक प्रोसीजर बता दीजिए हमें कि हम किस तरीके से प्रोसीड करें। दिल्ली की न्यूज़ है, सिटी न्यूज़ है, स्किप दैम बिकॉज इफ इट इज दिल्ली देन देयर वुड बी नथिंग बट क्राइम। ये आर्टिकल ना मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज आपने इस आर्टिकल को एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं केस स्टडी में हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज डाल दूंगा, आप इस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एथिक्स में केस स्टडीज में ये आ सकता है। ओके, दिस वन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, आफ्टर वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मेडिकल बोर्ड सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट, तब जाकर एक जज इससे थोड़ा डिफर कर गई। दे फेल टू रीच एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द विमेन रिक्वेस्ट फॉर अबॉर्शन। इसमें 4 की इशू आ रहे हैं। फर्स्ट, डॉक्टर हैज हाईलाइटेड दैट द बेबी इज करेंटली वाइबल, which means it shows a sign of life. Hence, the doctor has sought a directive on whether ferticide, the stopping of fertile heart, can be performed before termination. So it's just like killing a child. Now, second is doctor has highlighted issues in a scenario if ferticide is not performed. The doctor has said that baby who is born preterm with low birth weight will have a long stay in ICU with high possibility of immediate and long-term physical and mental disability. ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स इन्होंने अच्छे दिए हैं, आपकी केस स्टडी में कभी काम आएंगे, जो कुछ आपको सोचना चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि अगर 32 जजेस हैं तो 3-3 जज की अलग बेंच बनाई जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मैटर, ये 3 हो सकती है तो 5 भी हो सकती है, 7 हो सकती है, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, 13 जज की बेंच सबसे बड़ी बेंच है जो अब तक बैठी थी केशवानंद भारती केस में। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि ये बहुत गलत है। ये एक बेंच ने अगर आपके अगेंस्ट जजमेंट दे दिया तो आप दूसरी बेंच पे चले जाते हो, वहां पे अपील करते हो। तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत है। इशूइंग ए रिफ्रेन ऑन इंट्रा कोर्ट अपील्स, एवरी बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, वी आर वन कोर्ट सिटिंग इन सेपरेट बेंचेस। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म दिया है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो सी क्या हुआ था कि जब एनजेएसी बिल आया था, ठीक है, तो इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में। ठीक है,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो डीपीएसपी की डायरेक्टिव्स थी वो वायलेट हो रही थी। तो इसके बाद गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ताकि जो नेपोटिज्म के एलिगेशंस हैं, दैट जज का बेटा जज बन रहा है, चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बन रहा है, इसके एलिगेशन को टैकल किया जा सके और मेरिट बेस्ड और ट्रांसपेरेंट मैनर में अपॉइंटमेंट की जा सके। तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साइन तो काफी पहले किया गया था, बट आज तक इस पे कोई मूवमेंट हुई नहीं है आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की भी बात करें या ट्रांसपेरेंसी की बात करें अपॉइंटमेंट, तो इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को रिवाइव करना जरूरी है। ऑलराइट, नाउ मणिपुर। अब मणिपुर में जब जब इंटरनेट दोबारा चालू किया जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिस वजह से आपको दोबारा शट डाउन करना पड़ता है। तो अब एक वीडियो आया है जहां पे एक कुकी जोमी मैन को जलाते हुए दिखाया गया है। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट ने यूजिंग इट्स पावर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड आईपीसी, उन्होंने कहा है कि ये वीडियो सर्कुलेट करना वुड बी ए क्राइम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए, जेरूसलम वगैरह पे ये पर्सनल ओपिनियन कितने भी आते हैं ना एडिटोरियल्स की, ये सब मत करिए। किसका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, क्या ओपिनियन है, ये सब मत जानिए। बस हमने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स जान लिए, वो काफी है। ठीक है, तो मैंने आपको इनके इशू की पूरी हिस्ट्री बता दी थी एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, मिस ट्विंकल ने आपके साथ पूरे इम्पैक्ट डिस्कस कर लिए थे कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया पर भी एज वेल एज ग्लोबल लेवल पर भी। ठीक है, और बस इतना ही जानना है आपको अपने एग्जाम के लिए। ये सब मत कीजिए कि आई सॉ डार्कनेस और दिस और दैट, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके कि अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या चाहिए आपको, एक तो वाटर सप्लाई चाहिए बहुत अच्छा कॉन्स्टेंटली, वो भी प्योर वाटर सप्लाई। ऑलराइट, दूसरा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नॉट इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आप इलेक्ट्रिसिटी अगर डाउन होती है तो आपका पूरा फैब्रिकेशन का प्रोसेस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद इसकी चिपिंग वगैरह में जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह यूज होते हैं तो आपको वेस्ट काफी जनरेट होता है, और यू कैन से दी हजार्डस वेस्ट। बोलिए, तो मूडी की एक रिपोर्ट ने कहा था कि देखिए, अब इंडिया अपने आप को चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ये क्लाइमेट चेंज से होने वाली दिक्कतों को अभी से इंकलकेट करे अपनी प्लानिंग में। ऑलराइट, क्योंकि आज ताइवान जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड लीडर है चिप्स में, इवन उसको भी ये सब एडजस्ट करना पड़ रहा है। राइट, तो क्योंकि इंडिया अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए क्लीन स्लेट, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं अभी से बेटर, रादर देन बाद में ये पूरा मैस क्लीन करना पड़े। ओके, यहाँ पर इनको अवार्ड मिला है फॉर इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इसके बारे में एक टर्म है जो आपको शायद एग्जाम में काम आ सकता है, दैट इज यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन इन पेड एम्प्लॉयमेंट एंड यूएस इकोनॉमी ग्रोथ। सो इनका कहना है कि पहले जब आपकी इकोनॉमी शुरू होती है तो वुमेन्स एंगेजमेंट इन द इकोनॉमी वेंट डाउन। ओके, एंड एज द economy transitioned from the agrarian to industrial, then the participation of women इन लेबर फोर्स वेंट अप अलॉन्ग विद एजुकेशन। ठीक है, जैसे अगर आज हम इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको अप्लाई करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है तो जो मैन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रीकल्चर से निकल के आ रहा है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ। राइट, राइट, उसी तरीके से तो हमारे पास इसमें से भी एक टॉपिक बनता है दैट फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आजकल वेमेन पर काफी जिम्मेदारी एग्रीकल्चर में, लाइक आप बिहार वगैरह की बात कर लें तो मैन बाहर चले जाते हैं काम करने। ठीक है, तो पूरा एग्रीकल्चर जो भी है थोड़ा बहुत वो देखना पड़ता है वेमेन्स को। राइट, अब तो जब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी थोड़ी एक्सपैंड हो रही है तो वेमेन का पार्टिसिपेशन अभी लेबर फोर्स में कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेशली। बट जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी थोड़ी बढ़ेगी और इन वेमेन को एजुकेशन एक्सेसिबल होगा, ठीक है, इनका हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, सो दे विल अल्टीमेटली ज्वाइन दी सर्विस सेक्टर एज वेल। और वही डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी में हमें देखने को मिला है। क्लियर, तो ये यू शेप्ड याद रखिएगा कि जब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तो पहले आपका वुमेन का एंगेजमेंट थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद विद राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन उनका एंगेजमेंट बढ़ता है। राइट, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल भी लिखा गया है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें काम आएगा। ये हमारे लिए आज का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गोइंग न्यूक्लियर। सी, इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट कलाम, ही सेड कि अगर मुझे प्रमोट करना होगा सबसे ज्यादा तो मैं प्रमोट करूंगा न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। पहला, एक तो रिलायबल सोर्स है। ठीक है, सन cannot give you energy 24/7 and 365 days. Wind cannot give you energy 365 24/7. All right, but nuclear power can give you a constant supply of energy. Right? और दूसरा, काफी क्लीन फ्यूल है।
ओके, पोल्यूशन जनरेट नहीं करता है। उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आपको बस केयरफुली हैंडल करना होता है, ठीक है, उसको अंडरग्राउंड बरी करना होता है, बट कहीं ना कहीं आपकी एनवायरनमेंट, आपके एयर को पोल्यूट नहीं करता है। तो वो न्यूक्लियर पावर के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है। अभी इसका शेयर हमारी एक टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें हार्डली 2.5% है न्यूक्लियर का, ठीक है। इसी के लेकर हमारे होमी भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम प्लान किया था, ठीक है। काफी आउटडेटेड हो चुका है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो टॉपिक आपका एज इट इज आएगा, बट उसमें याद रखिएगा कि 3rd स्टेज में हमें अल्टीमेटली थोरियम यूज करना है एज अ फ्यूल, ठीक है। और थोरियम के हमारे पास बहुत सारे भंडार हैं हमारी मोनेजाइट सैंड में, ठीक है, जो कि हमें बीचेस पे मिलती है, ठीक है। तो अभी हम लोग 2nd स्टेज पर काम कर रहे हैं। ये जो हमारी 3rd स्टेज होगी फाइनल थोरियम का यूज वाली, ठीक है, जब ये हो जाएगी तो हम लोग काफी सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे। और रही बात न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह की डिजाइनिंग की, तो उसमें इंडिया ऑलरेडी काफी अच्छा है। वी आर काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट, और यू कैन से आत्मनिर्भर इन दिस एस्पेक्ट, ओके, रिएक्टर्स वगैरह में। नेक्स्ट मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर दिया था जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर मीन्स में जरूर आएगा, दैट इज स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। ये छोटे छोटे एज लो एज 30 गीगावाट, राइट, ये उतने छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो कोल प्लांट्स हैं अभी काफी सारे एजिंग हो रही है उनकी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद उनको रिटायर्ड होना होगा। तो उसी लैंड को, उसी जगह को यूज करते हुए हम लोग उसकी जगह अगर एसएमआर लगा सकें तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा, ठीक है, काफी अच्छा पावर जनरेशन हो सकता है। इसी के साथ एक और टर्म आ जाता है कैप्टिव, ठीक है। कैप्टिव का मतलब ये हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ओके, लाइक समथिंग लाइक ओएनजीसी टाइप ऑफ, ओके, जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे छोटे प्लांट 30 मेगावाट तक के, ओके, या उससे थोड़े बड़े, कहीं ना कम स्मॉल साइज और मीडियम साइज के, इनके लिए ही एक्सक्लूसिवली लगाए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं कैप्टिव। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल में 6 रीजन दिए हैं आपको कि क्यों हमें न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए। ऊपर मैंने आपको जो सुपरफिशियल बातें बताई हैं वो अब तक जो इतने सालों में आप मतलब आमतौर पर जो बातें सुनते हो, ठीक, इतना तो ध्यान रखना ही है। बाकी एसएमआर बहुत पोटेंशियल होल्ड करते हैं, इस पे सेपरेट लेक्चर जो दिया गया है मेंस 450 प्लस में, प्लीज उसको देख लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको पर्टिकुलरली इस टॉपिक पर ही क्वेश्चन आ सकता है। मैं पूरे न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एसएमआर पर ही क्वेश्चन आ सकता है। और अभी सिर्फ 2 ही प्लांट है वर्ल्ड ओवर जो ऑपरेट हो रहे हैं, एक चाइना में हो रहा है, एक रशिया में हो रहा है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने ये जो बोल बच्चन है पहले वो देख लेते हैं, फिर काम की चीज देखते हैं। फर्स्ट इज कि हम लोग नंबर 3 की इकोनॉमी बन सकते हैं बहुत जल्द, जर्मनी और जापान को सरपास करके, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा जरूरी होती है एनर्जी कंजम्पशन की, ऑलराइट, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज को अगर आपको रन करना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। अभी तक हमारी ज्यादातर एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आती है, ठीक है। नाउ हम लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि 2070 तक हम लोग बनना चाहते हैं नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिटर, ऑलराइट। तो इसके लिए हमें बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, हमें रिस्ट्रक्चर करना होगा अपने एनर्जी सिस्टम को टू सप्लाई एंड डिमांड एंड लार्ज कॉस्ट, ऑलराइट। नाउ दिस रिक्वायर मैनिफोल्ड इंक्रीज इन पर कैपिटा एनर्जी यूज, ठीक है, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज का देखेंगे तो उनके यहाँ पर कैपिटा एनर्जी यूज बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है। फॉर एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम देखें तो हम लोग खाना गर्म करने के लिए कई मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी भी गैस का ही यूज करती है, ठीक है। कुछ फैमिलीज में आपको ओवन देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली पर कैपिटल कंजम्पशन इसी तरीके से आपकी डेली नीड से बढ़ता है, और जो कि एक हाईली डेवलप्ड, आप कह सकते हो हाई एचडीआई पे आने के लिए आपका ये इंक्रीज होगा ही, ओके, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा डेवलप होंगे। We all aspire to reach the Human Development Index comparable to advanced countries. Alright, so now we have made a rapid strides in deployment of renewable energy, including hydro. Okay, इसके अलावा सोलर विंड हमने इन सब में अच्छा अचीव किया है, ओके, बट स्टिल वो हमारी रिक्वायरमेंट के आसपास भी नहीं है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त। और जैसे हम इकोनॉमिकली और एक्सपैंड करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट और बढ़ेंगी। Now, what we need is a rapid scale up of nuclear energy. It is the cleanest and safest of energies capable of effectively countering climate change. On the technology front, that means nuclear reactor and all, okay, we are capable of self-reliance. Okay, now there is determination and requisite policy mandate as well. गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करना चाहती है। यहाँ पर 6 pronged नेशनल स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई है। पहली, इंडिजिनस 700 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ये सारे मैंने आपको समझाए हुए हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लेक्चर में, ओके, मीन्स 450 की लिस्ट में जाके देख लीजिएगा क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं।
Indigenous 700 megawatt PHWR, the first unit of which is already in commercial operation, should be prime workforce for base load electrical capacity addition. 15 more such units already under construction in fleet mode. ओके, तो 15 और भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा अगले कुछ टाइम में। नेक्स्ट इज बिल्ड इंडिजिनस एसएमआर। ओके, ये आ गया एसएमआर। लेकिन क्योंकि अगर हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहे, ठीक है, जैसे कि आज रशिया बना रहा है, चाइना बना रहा है, या यूएसए बना रहा है, ठीक है, उस पे रहे तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो बेटर है कि हम लोग कोशिश करें अपनी मैन पावर को ट्रेन करें उसमें। अगर बाहर दूसरी कंट्री भेजकर भी ट्रेन करना पड़े तो करना चाहिए, ताकि हम इसमें इंडिजिनसली डेवलपमेंट कर सकें आगे चल के। Build indigenous SMR at a large number of sites that would be vacated by the retiring coal plant. उसी लैंड का हम यूज करके लगा सकते हैं। Now, अगर इंपोर्ट पे डिपेंड रहे हम तो these units would make electricity production unaffordable. Third, well-proven 220 megawatt pressurized heavy water reactor units can be offered as a partially owned captive units. Okay, partially owned captive units. Like अगर जैसे रिलायंस की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहां पर अगर हैवी रिक्वायरमेंट है पावर का, तो उनको एक अपनी खुद की पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एसएमआर उनके लिए लगाया जा सकता है, या छोटा स्मॉल प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कैप्टिव वर्ड। ठीक है, यानी कि उनका पर्सनल है। ऑलराइट, वहां की इलेक्ट्रिसिटी बेची नहीं जाएगी गवर्नमेंट को, अगर सरप्लस होगी तो बेच सकते हो। Now, for electricity and hydrogen for energy-intensive industries such as metals, chemicals, and fertilizer. Fourth, develop high-temperature reactor for direct hydrogen production without resorting to electrolysis. क्योंकि अगर आप हाई प्रेशर यूज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस के बिना हाइड्रोजन पावर जनरेट कर पाओगे, ओके, तो ये हाइड्रोजन पावर को बहुत ही अफोर्डेबल बना देगा। ऑलराइट, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और फिर इलेक्ट्रोलिसिस की जो जरूरत लगती है, जो कॉस्ट आएगी, और मोस्टली इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे, तो वो कॉस्ट भी आपकी सेव होती है। नेक्स्ट इज स्पीड अप सेकंड एंड थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डेवलपमेंट टू अनलीश थोरियम एनर्जी पोटेंशियल। ये याद रखिएगा, ठीक है, हमें इस थर्ड स्टेज पर पहुंचना है जल्द से जल्द। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नेट ग्रोथ इन द एनर्जी कंजम्पशन। तो ये तो बढ़ना ही है हमारा, ठीक है, तो उसको एड्रेसिव न्यूक्लियर एनर्जी ही कर सकती है। A pressurized heavy water reactor globally competitive both in terms of performance and capital cost. Thorium HALEU fuel in pressurized heavy water reactor can make these reactors even more attractive in terms of economic safety, waste management and proliferation resistance. ऑलराइट, तो यहाँ पर इन्होंने जो 6 रीजन दिए हैं आपको, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शुरू में दिया, आप इससे प्रॉपर एक अच्छा सा नोट्स बना लें इसका। ठीक है, ये थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये काफी आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, बस आप ये याद रखिए कि हमें थर्ड स्टेज पे पहुंचना है जल्द से जल्द, ताकि हम थोरियम को यूज कर सकें। और इसके अलावा एसएमआर को साथ में तैयार कर लीजिए। ये 6 स्ट्रेटेजी आप लिख लीजिए सिर्फ अपने नोट्स में, ये काफी रहेगी आपके लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं चीप ड्रग्स पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म हमेशा सुना है, दैट इज जीएमपी, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने जब काफी सारी डेथ हुई है हमारे यहाँ से जाने वाली दवाई की वजह से, उज़्बेक में हुई थी, ठीक है, नाइजीरिया में हुई थी। ओके, तो इसके बाद कहा था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी होंगी हर कंट्री को। राइट, जिनका 250 करोड़ से ज्यादा का टर्न ओवर है उनको 6 मंथ में इंप्लीमेंट करने होंगे ये नॉर्म्स, और जिनका 250 करोड़ से कम है उनको 12 महीने में इंप्लीमेंट करने होंगे। क्लियर? नाउ फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैनिपुलेट ट्रायल्स, don't tell us about side effects, get temporary monopolies through patents and other means, bribe doctor and harm patients. तो ये allegations है मैन्युफैक्चरिंग फार्मा इंडस्ट्रीज पे। Now medicines account for a large share of cost. ओके, हम मेडिसिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जिन पे अभी भी पेटेंट वैलिड है, ओके, तो आप कह सकते हो एक ब्रांडेड मेडिसिन, या जिनके पेटेंट तो खत्म हो चुके हैं बट स्टिल दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रेप्यूटेड कंपनी, तो वो भी एक ब्रांड ही मानी जाती है वो मेडिसिन भी। ठीक है, पेटेंट खत्म हो चुका है बट स्टिल एक ऐसी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उनको, जो अपने आप में एक ब्रांड है। नेक्स्ट इज ऑफ पेटेंट, जेनेरिक एंड अनब्रांडेड। काफी सारे जो इश्यूज आते हैं जब सीडीएससीओ या पुलिस इन पे रेड करती है, दैट इज टैक्स इवेजन, स्पूरियस एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। एग्जांपल उज़्बेक और नाइजीरिया में जो डेथ हुई है, नॉन एडहेरेंस टू टेम्परेचर एंड लैक ऑफ अदर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज अ बिग इशू, सिर्फ मेडिसिन में नहीं, इवन फूड प्रोडक्ट्स में भी इंडिया में क्वालिटी कंट्रोल इज ए बिग इशू। नेक्स्ट इज ऑफिशियल फिगर्स बताती हैं कि हमारे यहाँ 3000 ड्रग कंपनीज हैं जिनकी 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बट आउट ऑफ दिस 10,500, 8,500 आर एमएसएमई। ओके, और इन एमएसएमई में क्या है कि सिर्फ इनमें से 2000 जीएमपी कंप्लायंट है, बाकी कंप्लायंट भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो उनकी क्वालिटी कितनी पुअर है। ओके, और ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर 250 करोड़ से ऊपर है आपका टर्नओवर तो आप 6 मंथ में कंप्लायंट कीजिए जीएमपी नॉर्म्स के साथ, और अगर 250 करोड़ से कम है तो 12 मंथ में। लाइक अल्टीमेटली एनफोर्समेंट प्रॉपर नहीं है हमारे यहाँ।
ठीक है, रेड करने भी आते हैं अगर ये लोग ऑफिसर्स, तो रिश्वत दे दो, ब्राइब दे दो और काम हो जाता है उनका। नेक्स्ट इज 2003 में एक कमेटी बनी थी, मशेलकर कमेटी ऑन ड्रग रेगुलेटरी इश्यूज। वैसे मुश्किल है कि अब इस कमेटी का नाम कहीं पूछा जाए, यूपीएससी पूछता रहता है इस तरह का, बट आई थिंक इस इतनी पुरानी तो नहीं पूछेगा। Alright, now spurious and substandard do not aid the cause of treatment since they can have adverse effects. We need GMP not only for exports but for domestic market too. Okay, because ये तो बहुत बुरी बात होगी ना कि आप एक्सपोर्ट में अच्छी क्वालिटी बेचने के लिए आप जीएमपी इंपोज कर रहे हो, बट डोमेस्टिक मार्केट में नहीं कर रहे हो। मतलब डोमेस्टिक में आप सब स्टैंडर्ड दवाइयां बेचते रहोगे अपने लोगों को, ये तो बहुत डबल स्टैंड हो जाएंगे। Better standards for exports and inferior standards for the domestic market is not an argument. Any MSME that is not GMP compliant should simply close down regardless of the employment losses, because health ज़्यादा important लोगों की, right? Now, the idea behind pushing only unbranded generic, okay, through जन औषधि outlets, और अभी मैंने आपको बताया भी था कि एनएमसी ने एक प्रपोजल दिया था कि डॉक्टर को मैंडेटरी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए अनब्रांडेड जेनरिक। ठीक है, तो फिर क्वालिटी का क्या? ओके, क्योंकि चीपर हो सकती हैं बट हेल्थ कॉस्ट बहुत ज्यादा होंगी इनकी अगर दवाई खराब है तो। इकोनॉमी में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि हमारा ये जो ओएनजीसी है इसी का एक फॉरेन आर्म है विदेश लिमिटेड, जो कि फॉरेन कंट्रीज में एक्विजिशन करता है। ओके, तो ये श्रीलंका में कुछ करना चाहता है। यहाँ पर देखिए जरा, यूएस आर्म्स स्टार्ट लैंडिंग टू बूस्ट इजराइल वॉर मूव्स। ओके, यही यही डर था बस। ओके, क्योंकि अगर ये वॉर लंबी चलेगी तो यूएसए अगर इधर से सपोर्ट कर रहा है तो उधर से ऑब्वियसली बात है इजराइल का सपोर्ट हमास के पास ऑलरेडी है। अगर ये भी वेपन सप्लाई करने लगा, साथ में सीरिया भी है बाजू में, ऊपर लेबनान है, उस पर भी अटैक किया हुआ है इसराइल ने। ठीक है, वहां पर हिजबुल्ला नाम का ग्रुप है एक्टिव। ठीक है, और अगर यूएसए किसी एक साइड आता है तो रशिया ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आ जाएगा। ठीक, तो ये वॉर आई थिंक लंबी चलेगी। ठीक है, बस वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ना हो कि बस एक दूसरे को पुल करते जाए अंदर और ये बड़ी हो जाए। नाउ ये आपका प्रीलिम्स का सॉरी, ये आपके प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस कंट्री को बिलोंग करता है। सो दिस इज जेराल्ड आर फोर्ड, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है यूएसए को। तो मिनट गाइस, लेट मी हैव सम वाटर। या बैक। So this is a nuclear-powered aircraft carrier, newest and most advanced. Okay, it is the largest warship in the world. इसकी लेंथ है as long as 14 railway coach and height is even higher than कुतुब मीनार। ओके, इसके अलावा कुछ नाम और जान लीजिए, जैसे चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है लियाओनिंग। रशिया का है कुजनेट्सोव, यूके क्वीन एलिजाबेथ, ये तो इजी है याद रखना, इंडिया का विक्रमादित्य एंड फ्रांस का चार्ल्स डी गाउल। ओके, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को लेके कुछ इश्यूज हैं और यहाँ पे गाजा को लेकर। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ये सारी बातें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उस मीन्स 450 वीडियो में, तो ये सेम चीज बार बार पढ़ना आपका टाइम वेस्ट करना ही है। लेकिन फिर भी जिन आप में से जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए मैं ये आर्टिकल एज इट इज टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपको नहीं पता है कौन सा है तो इजी एज पाई यूपीएससी। ओके, आप इस पर टेलीग्राम कर सकते हैं, वहां पर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, खुद से पढ़ लीजिएगा, हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। बट अगर आपने वो मेंस का 450 वीडियो देखा है तो फिर जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ओके, सेम थिंग बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, सेंटर हैज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू ए की लॉ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई कॉम्पिटिटिव रॉयल्टी रेट्स ऑफ माइनिंग ऑफ 3 स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट मिनरल्स। नाउ इस पर भी मैंने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक मेंस में 450 प्लस में वीडियो दे रखा है। ठीक है, उसमें ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ से जो न्यूज आ रही है इनको धीरे धीरे हमें अपडेट करना है कि आपने प्रॉपर एक रॉयल्टी फिक्स कर दी है इस पर। ओके, आपने रॉयल्टी फिक्स कर दी है तो ताकि इसका माइनिंग थोड़ा इजी बनाया जा सके। और कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? लिथियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। देखिए अब प्रीलिम्स में, क्योंकि ये चीज काफी टाइम से आ रही है ना, तो आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी कि अब आप कम से कम जो 30 रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लिस्ट दी थी गवर्नमेंट ने, आप उनकी लिस्ट के नाम याद कर लें अब। ओके, काफी टाइम से न्यूज में बार बार आता है तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन से माइनर मिनरल्स हैं। ओके, तो ऐसी चीज दोबारा पूछ ले तो कोई हैरानी की बात नहीं है। नेक्स्ट इज द डिसीजन कम्स आफ्टर द गवर्नमेंट रिमूव 6 मिनरल्स। इससे पहले क्या किया था इन्होंने? 6 मिनरल्स को एटॉमिक
मिनरल्स की लिस्ट से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि अगर वो उस लिस्ट में रहते तो उनकी माइनिंग सिर्फ पब्लिक कंपनीज कर सकती थी, प्राइवेट नहीं। ऑलराइट, लेकिन उस लिस्ट से बाहर कर दिया तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज उनकी माइनिंग एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं। और उन 6 में से एक लिथियम और नियोबियम भी था, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड एटॉमिक मिनरल्स which could set the stage for participation of private sector through the auctioning concessions for these minerals. Now, the move to ease the issuing of mining leases and composite license for 24 critical and strategic mineral. फरवरी में एक लिथियम रिजर्व मिले थे हमें ऑलमोस्ट 5.9 मिलियन टन जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ व्हाइट एल्कलाई मेटल इन इंडिया, जो कि यूज करते हैं हम लोग रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज में पावर एंड टू पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Significance is that specification of new royalty rate by amending second schedule of Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957, ये जो एक्ट है आपका M&M-DR Act 1957, इसके सेकंड शेड्यूल को अमेंड किया गया है और नए रॉयल्टी रेट्स लगाए गए। इट इफेक्टिवली अलाइंस इंडियाज रॉयल्टी रेट विद ग्लोबल बेंचमार्क एंड पेव्स द वे फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर सिर्फ ऐसे तरीके से लिथियम इंपोर्ट ही करते रहेंगे, या हमने बैटरीज इंपोर्ट की है पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट एज हाई एज $3 बिलियन की, ठीक है, तो ये तो फिर हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अफेक्ट करता है। द कॉम्पिटिटिव रॉयल्टी रेट एंश्योर दैट द बिडर्स वुड बी अट्रैक्टेड टू द फ्यूचर ऑक्शंस। लोअर रॉयल्टी रेट हमने काफी लो रखे हैं, जैसे लिथियम माइनिंग विल बी अट्रैक्ट जस्ट 3%, नियोबियम 3%, and rare earth elements just 1%. Now, domestic mining is sought to be encouraged with the aim of lowering imports. Okay, ये पहला गोल है। Next, second is setting up related end-use industries such as electric vehicle and energy solution. क्योंकि अगर इनके लिए हमें बैटरी इंपोर्ट के लिए हम चाइना पे डिपेंड रहेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। पुश फॉर लिथियम। लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? India currently imports all the lithium it needs. The domestic exploration push goes beyond Jammu and Kashmir exploration, include exploratory work जैसे कुछ कर्नाटका में भी हमें मिले थे कि यहाँ पर हो सकता है, to extract lithium from brine pools of Rajasthan as well as Gujarat, mica belts of Odisha and Chhattisgarh. The context is India's stepped up economic offensive against China, ठीक है, क्योंकि हमने चाइना से अपने इंपोर्ट डिपेंड करने के हमने क्या किया था कि हमने लैपटॉप्स और टैबलेट्स वगैरह पे भी वो लिमिट लगाई थी कि इंपोर्ट नहीं करोगे आप। फिर उसका थोड़ा विरोध हुआ तो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन साथ में हमने क्या लगाया है कि आप एटलीस्ट फ्रेंडली कंट्रीज से करोगे, ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली चाइना पे अटैक है। तो यहाँ भी इसमें भी हम लोग चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वो मेजर सोर्स है लिथियम एनर्जी का। India is a late mover in the attempt to enter the lithium value chain. This is the time when electric vehicles are seen as a sector ripe for disruption. More than 165 करोड़ बैटरीज इंपोर्ट किए हमने 3 साल में 70 से 20 तक, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $3.3 बिलियन। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स वैल्यू चेन की बात करें तो रेयर अर्थ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मच ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन इज ईदर सोर्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, या फिर प्रोसेस इन चाइना। मैंने आपको बताई थी काफी सारी कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना चिली में भी, कि माइनिंग तो वहां हो सकती है बट प्रोसेसिंग होने चाइना ही जाना पड़ता है इनको। ऑस्ट्रेलिया में भी माइनिंग होती है, प्रोसेसिंग के लिए चाइना भेजा जाता है। अरे तो चाइना का कहीं ना कहीं एक छत्र मोनोपोली चल रही है इस फील्ड में। Now, in an electric vehicle, rare earth elements are used in motors and not the batteries. A permanent magnet motor uses magnets. The magnets used in these motors are made with REE such as neodymium, terbium and dysprosium. प्लीज वो 30 की लिस्ट अब याद कर लीजिए, हो जाएंगी क्योंकि कई बार न्यूज में आ चुका है। But rare earth are typically mined by digging vast open pits, which can contaminate the environment and disrupt ecosystem. When poorly regulated, mining can produce wastewater ponds filled with acids, heavy metals, radioactive material that might seep into the groundwater. ये रिस्क तो हर तरह की माइनिंग के साथ है, आप कोई भी माइनिंग कर लीजिए, सब में ये रिस्क बराबर अप्लाई होते हैं। नियोबियम, नियोबियम is a silvery metal with a layer of oxide on its surface which make it resistant to corrosion. This is its special property, resistant to corrosion. It is used in alloys. Now, alloys containing niobium are used in jet engine beams and girders for building an oil and gas pipeline. क्योंकि corrosion नहीं होता है तो oil and gas pipeline में इसको काफी यूज किया जाता है। Given its superconducting property, it is also used in magnets for particle accelerators and MRI स्कैनर्स। ओके, तो इसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये 2-3 प्रॉपर्टी दी है नियोबियम की, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा।
Okay, I think that's it for this session. Okay, we are done for with this session. Thanks for joining. And please 450 में जो वीडियोस हैं अगर वो न्यूज़ में आते हैं तो उनको बार बार देख लिया कीजिए। एक हो गया आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला, ठीक है, दूसरा हो गया एसएमआर रिएक्टर्स वाला, ठीक है। 2 वीडियोस ऑलरेडी उसमें हैं, तो अगर आपने अब तक नहीं देखे देख लीजिए। और देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए उसमें से। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो फिर आप फाइनल स्टेज में जब एग्जाम आपका मेन सर पे होगा, दैट टाइम यू विल be panicked. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.